Hello student, how are you? Hope you all are well at your home. Welcome to my channel Let's Do Economic. We are back with another video. Student, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उन वीडियोस की लिंक ऐड कर दी गई है, जाइए और उन वीडियोस को देखिए। Today we will start from the four sectors of the economy. आज हम four sectors of the economy से start करेंगे और आगे के कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। Four sectors of the economy. हमारी जो इकोनॉमी है वो चार क्षेत्रों तक फैली हुई है। The first is household sector, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर हमारा परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर उत्पादक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र एंड द एक्सटर्नल शेष विश्व क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र। स्टूडेंट, ये चार वो क्षेत्र हैं जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था फैली हुई है। Household sector, it includes consumer of goods and services. Households are also the owners of the factors of production. Household sectors में सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है जो गुड्स और सर्विसेज मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उसे हाउसहोल्ड सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी उपभोक्ता होते हैं, उन्हें हाउसहोल्ड सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब हमारे जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑनर होते हैं, स्वामी होते हैं। अब वो किस चीज़ के स्वामी होते हैं? प्रोडक्शन फैक्टर के। प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और हाउस होल्ड सेक्टर्स में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी उपभोक्ता होते हैं, वो सारे स्वामी होते हैं, ऑनर होते हैं प्रोडक्शन फैक्टर्स के। ये सब आते हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में। एंड द नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। द फर्म्स हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। इसमें सारी प्रोडक्शन यूनिट को इंक्लूड किया जाता है, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उन्हें ऐड किया जाता है। सभी प्रकार के जो उत्पादक होते हैं वो इस सेक्टर में शामिल होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को हायर करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन के लिए हायर क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, और लैंड, लेबर, कैपिटल हाउस होल्ड सेक्टर में होती है। इसलिए अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। The next is government sector. It includes government as a welfare agency, such as a function as a law and order and defense. सरकारी क्षेत्र एक वेलफेयर एजेंसी मतलब कल्याणकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम जो होता है वो सरकारी क्षेत्र का काम होता है, और डिफेंस मतलब सुरक्षा करने का काम जो होता है वो भी सरकारी क्षेत्र का काम होता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें जो सरकार है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की ही डिफेंस मतलब सुरक्षा करती है और उनके लिए कानून और व्यवस्था बनाती है। मतलब उसके जो फंक्शंस होते हैं वो दोनों ही सेक्टर्स के लिए होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही सेक्टर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट सेक्टर का दूसरा फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी सरकार होती है, वो एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्षेत्र। It includes all such activities which are related to export and import of goods and the services and the flow of capital between the domestic economy and rest of the world. आपको डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसमें उन सभी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है जो गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से रिलेटेड होते हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो सब उन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर में आती है। या फिर जो भी हमारी घरेलू इकोनॉमी है, घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व मतलब और किसी भी देश के बीच में जो भी पूंजी का प्रवाह होता है मतलब फ्लो ऑफ कैपिटल हमारा
उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आती है। सो दीज आर दी 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारे 4 क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था के। हाउस होल्ड सेक्टर आपको समझ में आया, जिसमें सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें सभी प्रकार के उत्पादक को शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस की देखभाल करती है। और द एक्सटर्नल सेक्टर्स, जो हमारे विदेशी क्षेत्र, जो हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टरल फ्लोज। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स के ऊपर बात करनी होती है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड कैसे रहते हैं वो हम इंटरसेक्टरल फ्लोज में देखेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके। और प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या देता है, गुड्स और सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को, मतलब फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल दिया है प्रोडक्शन के लिए। उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, मतलब जो हमारी फर्म है, उन्होंने लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दिया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो ऑनर है उसे प्रॉफिट दिया। ये कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। जो भी फैक्टर हाउस होल्ड के द्वारा दिए गए हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके बदले जो पेमेंट दी जाती है वो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। उसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। और ये फैक्टर पेमेंट कौन देता है, प्रोड्यूसर सेक्टर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को। किसके बदले में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में। एंड दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो होती है, जो हमारी फर्म होती है, वो हमें क्या देती है यूज करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि वो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का करती हैं, तो वो गुड्स और सर्विसेज हमें यूज करने के लिए दे देती हैं। अब हाउस होल्ड ने गुड्स और सर्विसेज खरीद ली, उस खरीदने पर जो खर्चा होता है वो किसके पास जाता है, प्रोड्यूसर के पास जाता है। मतलब मैंने खरीदी गुड्स और सर्विसेज और मैंने खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाता है। तो हाउस होल्ड जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज के बदले एक्सपेंडिचर करता है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। इसी को इंटरसेक्टरल फ्लोज कहा जाता है। Each sectors of the economy depends on the other in one way or the other, that is the intersectoral flows। जो भी हमारा सेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं किसी ना किसी वजह से, उसे कहा जाता है इंटरसेक्टरल फ्लो। सच एस जो हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, जो परिवार क्षेत्र होते हैं, वो उत्पादक क्षेत्र पे गुड्स और सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के लिए डिपेंड होते हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए डिपेंड होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के ऊपर अपने टैक्स के लिए डिपेंड होती है। क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही सेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट पे अपने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बदले जो टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट उस टैक्स के ऊपर डिपेंड होती है। इस तरीके से हर सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। दिस इज द इंटरसेक्टरल फ्लोज। स्टूडेंट, जो हमारे फ्लो होते हैं वो 2 तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। हमारी इकोनॉमी में 2 तरीके के फ्लो होते हैं। रियल फ्लोज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी अलग अलग जो भी सेक्टर्स होते हैं उनमें गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को रियल फ्लो कहा जाता है। रियल फ्लो में मनी के अलावा जो भी फ्लो होता है उसे रियल फ्लो कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हम रियल फ्लो में कैसे डिपेंड होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, मतलब लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है, एंटरप्राइज देता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज देता है, मतलब सामान के बदले सामान। यहाँ पर बिल्कुल भी पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होता, उसे कहा जाता है रियल फ्लो। The next is money flow. Money flows refers to the flow of money across the different sectors of the economy. हमारी अर्थव्यवस्था में पैसों से रिलेटेड जो भी फ्लो होता है वो मनी फ्लो के अंदर आता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर मनी फ्लो में एक दूसरे पे डिपेंड कैसे होते हैं, जैसे मैंने रियल फ्लो में बताया सामान के बदले सामान देते हैं एक दूसरे को, तो मनी फ्लो में मनी के बदले मनी देते हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जो भी लैंड लेबर आती है उनके बदले में
जो भी पैसा दिया जाता है रेंट के रूप में, वेज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, जो पैसा दिया जाता है वो होती है हमारी फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड को करता है। अब हाउस होल्ड के पास जो गुड्स और सर्विसेज आनी है उनके ऊपर जो खर्चा होता है, वो जो पैसा खर्च होता है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी चीज खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करता है उसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है। तो पैसे के बदले पैसे का जो एक्सचेंज होता है वो होता है मनी फ्लो। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। नाम से पता चल रहा है कि इनकम है उसका सर्कुलर फ्लो हो रहा है, मतलब सर्कल की फॉर्म में घूम रही है जो कभी खत्म नहीं होता। मनी का वो फ्लो जो कभी भी खत्म नहीं होता, सर्कल से एक दूसरे के पास जाता रहता है, वो सर्कुलेट होता रहता है, उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इट रेफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही फ्लो में जो भी सर्कुलरिटी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है, उस फ्लो को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये दोनों ही सेक्टर्स में होती है हमारी इकोनॉमी में। इट नेवर स्टॉप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी खत्म नहीं होती है और ना ही रुकती है, उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। बिकॉज डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स नेवर स्टॉप्स एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स नेवर स्टॉप्स। तो ये तो हमें नॉर्मली वैसे भी पता होता है कि कंज्यूमर की डिमांड गुड्स और सर्विसेज के लिए कभी भी खत्म नहीं होती। हमारी जो डिमांड है वो कभी भी एंड नहीं होती है। उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स की जो डिमांड होती है या सप्लाई होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये जो सर्कल है ये कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी रुकता नहीं है, तो उसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि मनी का जो फ्लो है वो कभी भी नहीं रुक सकता, और उसी मनी के फ्लो की वजह से जो इनकम का फ्लो है वो भी कभी नहीं रुक सकता। कभी किसी का एक्सपेंडिचर, कभी किसी का खर्चा होता है तो किसी की इनकम बनती है, कभी किसी की इनकम बनती है तो कभी किसी का खर्चा होता है। तो ये जो सर्कुलर है ये कभी भी नहीं रुक सकता। तो दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। दैट्स ऑल फॉर अ डे स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।